हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये भी आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का ही एक पार्ट है। जो हम इससे पहले हमने हाइपरटेंशन देखा था, उसके बाद डायबिटीज़ मेलाइटस देखेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है? जब मेनली आप सुनते हो, नॉर्मल लोगों से सुनोगे तो वो बोलते हैं शुगर। तो शुगर से रिलेटेड होता है उनका ग्लूकोज। जब भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो उसको हम डायबिटीज़ या फिर हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस को ही हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से भी जाना जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटस इज अ मेटाबॉलिक डिजीज इन विच द बॉडी कैन नॉट यूज ग्लूकोज प्रॉपरली ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन और रेड्यूस्ड इंसुलिन एक्शन। दो चीज़ों की वजह से हो सकता है। ग्लूकोज का बढ़ना कब हो सकता है? या तो आपकी बॉडी में इंसुलिन बन नहीं रहा, या फिर आपका जो इंसुलिन है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस होने के चांसेस होते हैं या फिर हो जाता है। तो ये मेटाबॉलिक डिजीज इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। जब भी हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली वर्क नहीं करता तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। तो ये भी हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, इसलिए इसको मेटाबॉलिक डिजीज़ बोलते हैं। डायबिटीज मेलाइटस इज अ मेटाबॉलिक डिजीज इन विच द इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन और लैक ऑफ इंसुलिन एक्शन, रेड्यूस इंसुलिन एक्शन। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स हमारे मेनली 4 टाइप्स के हैं, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं या फिर जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। किसी भी चीज़ में अगर डिपेंडेंट लग जाता है तो उसको नाम से ही हमें पता लग जाता है। डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी चीज़ पे फुली डिपेंड होना। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस नाम है, तो इसमें जो भी पर्सन होते हैं, मेनली ये एडल्ट्स में होता है, मेनली ये चिल्ड्रंस में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। तो जो भी चिल्ड्रन है, जो भी एडल्ट्स हैं, वो फुली डिपेंड हो जाते हैं इंसुलिन पे पूरी लाइफ टाइम के लिए, इसीलिए इस डायबिटीज़ मेलाइटस को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। अब इसमें होता क्या है? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी गलती से हमारे सेल को ही बाहर का सेल समझ के उसको ही डिस्ट्रॉय करने लगती है, उसी को मारने लगती है, जिसको ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल बोलते हैं। इसमें कोई भी इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता, कॉमन इन चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स, इसीलिए इसको जुवेनाइल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसलिए रेजिस्टेंस वर्ड जहाँ भी आ जाता है आपका, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि उस चीज़ को एंटर ना मिलना। जैसे नॉर्मली अगर आपको बताऊँ तो आपने सुना होगा कि रबर जो होती है रेजिस्टेंट होती है किसके? करंट के। क्यों कहा जाता है? क्योंकि करंट रबर से पास नहीं कर पाती, तो इसे इंसुलिन रेजिस्टेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो इंसुलिन होता है वो आपके सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता। तो इसका सेकंड नेम है इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़। और एक और नाम क्या है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इसमें पूरे लाइफ टाइम के लिए लोग इंसुलिन पे डिपेंड नहीं होते। बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन बट सेल डोंट रिस्पॉन्ड। इसमें हमारी बॉडी जो है, जो बीटा सेल है, वो इंसुलिन बना तो रही है बट वो इंसुलिन सेल के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा, सेल उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, जिसकी वजह से इसको इंसुलिन रेजिस्टेंट बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप है रिलेटेड टू ओबेसिटी, लाइफ स्टाइल और एज। ये आपके लाइफ स्टाइल, एज और ओबेसिटी से रिलेटेड है। जिस पर्सन को ओबेसिटी होती है उनमें हाई रिस्क होता है टाइप 2 डायबिटीज़ होने के। नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ प्रेग्नेंट वोमेन में होते हैं। प्रेग्नेंट वोमेन में गैस्ट्रेशन से ही, गैस्ट्रेशन वर्ड रिलेटेड टू प्रेग्नेंट वोमेन। तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ उनमें प्रेगनेंसी की वजह से इसका गैस्ट्रेशनल नाम पड़ा है। अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। बॉडीज़ में जब एक वोमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते रहते हैं, जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ होता है। ये आफ्टर डिलीवरी भी हो सकता है, कई लोगों का नॉर्मल हो जाता है। अदर्स में देखते हैं, अदर्स को हम सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं। सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है वो आपके पैनक्रियाटाइटिस हुआ हो, या फिर आप स्टेरॉइड मेडिसिन ले रहे हो, हार्मोनल डिसऑर्डर है, या फिर पैनक्रियाज का सर्जरी हुआ है, या कोई अदर डिजीज़ कंडीशन रिलेटेड टू पार्किंसन डिजीज, रिलेटेड टू
जो भी आपके अदर लंग्स भी ख़राब है या फिर आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, हार्मोनल डिस्टर्ब होने की वजह से भी ये डिजीज़ होता है, जिसको हम सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस बोल देते हैं या फिर अदर्स में इंक्लूड कर देते हैं। तो हम एपिडेमियोलॉजी देखते हैं। एपिडेमियोलॉजी में मेनली होता क्या है, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में हम देखते हैं कि ज़्यादा चांसेस एडल्ट्स में है। कौन सा, टाइप 1 ओबीस सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से टाइप 2 हो सकता है। अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं ड्यू टू लाइफ स्टाइल चेंजेस, और लाइफ स्टाइल चेंजेस आएंगे तो हार्मोनल चेंजेस आएंगे, हार्मोनल चेंजेस आएंगे तो डायबिटीज़ मेलाइटस होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण होता है। जो जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेता है उसकी बॉडी में उतना ही हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं और उसको डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिस्क फैक्टर दो पार्ट में डिवाइड है, मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल जो मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो नॉन मॉडिफाइबल में जहाँ भी आप देखो तीन ही चीज़ आता है, ये जेंडर, फैमिली हिस्ट्री। सॉरी, मॉडिफाइबल में आपकी ओबेसिटी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हाई कैलोरी डाइट, अल्कोहल, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल और स्ट्रेस। अब देखो जो मॉडिफाइबल है ना, उसको आप मैनेजमेंट में डाल के जैसे नॉन ड्रग्स हमने हाइपरटेंशन में किया था, आप ये सारी चीज़ों को जब रिड्यूस करते हो, इस पर वर्क करते हो, तो ये भी आपकी मैनेजमेंट में आ जाती है। साइन एंड सिम्टम्स में मेनली पेशेंट को, जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट होता है उसको 3 सिम्टम्स कॉमन है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया में उसको यूरिनेशन, उसका यूरिन बहुत ज़्यादा पास होता है बॉडी से। पॉलीडिप्सिया में अगर बॉडी में वाटर की कमी हो रही है, वाटर डिफिशियंसी हो रही है, तो उसको उतना ही प्यास लगेगा। पॉलीफेजिया और भूख भी उतना ही लगता है, क्योंकि उसकी एनर्जी नहीं बन पा रही ना, उसको ऐसा लग रहा है उसकी बॉडी को कि अभी भी कमी है, तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगता है उस चीज़ को, अपनी बॉडी की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए। वेट लॉस, ब्लड विजन, आँखों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लग जाता है। फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, क्योंकि उसकी जो बॉडी का स्लो हीलिंग वुंड्स, आपने देखा होगा इन लोगों को, जितने डायबिटीज़ वाले लोग होते हैं उनको फूड प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, तो फूड इन्फेक्शन होना नॉर्मल होता है। और यहाँ पे हम उसको अलग से भी केयर, जब हम कम्युनिटी ड्यूटी लगती है तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उस टाइम पे हम लोगों को जो भी डायबिटीज़ वाले लोग होते हैं उनके चेंजेस भी देखते हैं कि कहीं फूड में कोई पैर में चेंजेस तो नहीं आए हैं, जैसे डिस्कलरेशन या फिर इन्फेक्शन होना, बार बार वुंड्स बन रहे हैं और हील नहीं हो पा रहा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के, कि अगर कहीं पे भी उनको कोई बोन्स बना हुआ है तो वो हील नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनकी सर्जरी बहुत टफ हो जाती है डायबिटीज़ वाले पेशेंट का। डायग्नोसिस में हमारा फास्ट ब्लड ग्लूकोज है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, जिसमें अगर मोर देन 126 या फिर 126 mg/dL भी है तो ये डायबिटीज़ के मतलब इंडिकेट करता है कि डायबिटीज़ है पर्सन को। अगर 100 to 125 mg/dL तो ये प्री डायबिटीज़ बोलेंगे कि होने की चांसेस है। पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज आफ्टर 2 आवर, जब भी वो खाना खा लेता है उसके 2 घंटे के बाद हम जब उसका ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं तो वो होना चाहिए आपका 140 mg/dL या फिर लेस देन। अगर 140 से लेके 199 के बीच में है तो वो प्री डायबिटीज़ इंडिकेट करता है, एंड मोर देन 200 mg/dL इज कॉल्ड डायबिटीज़ हुआ है पेशेंट को। आगे है हमारा RBS, रैंडम ब्लड ग्लूकोज। इसमें पेशेंट को अगर मोर देन 200 है और सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो फिर उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं कि उस पर्सन को डायबिटीज़ है। HbA1c जो हम 2-3 मंथ पे करते रहते हैं, तो अगर मोर देन 6.5% हुआ तो पेशेंट को डायबिटीज़ है। यूरिन टेस्ट भी करते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज और कीटोन्स लीक होने लगते हैं और यूरिन टेस्ट करने पे वो चीज़ें आ जाती हैं। कॉम्प्लिकेशन में हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटीज़, कीटोएसिडोसिस, हार्ट डिजीज़। अब हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होगा? अगर पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज लीक हो रहा है, आ रहा है, आपकी बॉडी से ग्लूकोज निकलता जा रहा है, तो वैसे भी हाइपोग्लाइसीमिया होगा और सेल में एंटर भी नहीं कर पा रहा, तो फिर ये डायबिटीज़, कीटोएसिड्स
केटोएसिडोसिस, हार्ट डिजीज़, डायबिटिक न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी एंड नेफ्रोपैथी। अगर आपको और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं याद है तो ये 3 कॉम्प्लिकेशन ज़रूर याद रखना, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी है वो लीड करता है किडनी फेलियर, रेटिनोपैथी रिलेटेड टू आइज़, न्यूरोपैथी आपके रिलेटेड टू न्यूरॉन्स, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, फूड अल्सर, गैंग्रीन्स। अब आते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, जैसे उस पेशेंट को लो शुगर लो फैट डाइट बोलने के खाने के लिए बोलते हैं हम, हाई फाइबर वेजिटेबल और फ्रूट्स इन चीज़ों को ऐड करने के लिए बोलते हैं, उनके वेट को कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है। अगर वो स्मोकिंग और अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो उनको कम करने के लिए कहते हैं, और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए कहा जाता है। और वेट कंट्रोल किस पेशेंट को बोलेंगे? ओबीस पेशेंट को। अगर वो बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो उनको बोला जाता है कि आप अपने वेट पे काम करो, क्योंकि ओबीज लीड करता है हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलाइटस दोनों को। और अगर हाइपरटेंशन डायबिटीज़ मेलाइटस हो रहे हैं तो उसको हार्ट डिजीज़ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या है? मेडिकल मैनेजमेंट में हम ओरली ड्रग्स देते हैं पेशेंट को, मेटफॉर्मिन, इंसुलिन थेरेपी दिया जाता है, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल किया जाता है, रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है ब्लड शुगर की। रोल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है डायबिटीज़ पेशेंट को, कि स्टार्टिंग से उन्हें समझाया जाता है कि अगर आपको आप एक तो उनके कंटिन्यू टेस्ट के लिए बोला जाता है कि आप कंटिन्यू स्क्रीनिंग करवाते रहो, जैसे सेकंड पॉइंट हमारा वही है, डायग्नोस करवाते रहो, और उससे आपको अगर कोई भी रिस्क मिलता है डायबिटीज़ होने के तो आप अपने जो डाइट है उसको चेंजेस करो, उसमें चेंजेस लाओ, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाओ। आप उनको हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो कि अगर वो ओबीस पेशेंट है तो अपने वेट पे वर्क करें, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो अपने स्ट्रेस को कम करो। मतलब उनको हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड टू डायबिटीज़ है, यहाँ पे अगर टॉपिक डायबिटीज़ है तो उससे रिलेटेड ही हेल्थ एजुकेशन देना है हमें। जो भी आपको लगता है कि रिस्क फैक्टर हो सकता है पेशेंट को, उससे रिलेटेड आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है। स्क्रीनिंग, जो भी टेस्ट होते हैं आप घर पे जाके ग्लूकोमीटर से उनके ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कर सकते हो, रेगुलर चेकअप से उन्हें बता सकते हो कितना लेवल है कितना नहीं है। फॉलो अप केयर, जो अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है और मेडिकेशंस ले रहा है तो उनको आप क्यों रेगुलर लेना है, इसको कंटिन्यू क्यों रखना है, वो चीज़ें आप बताओ, उनको फॉलो करने के लिए इनकरेज करो। काउंसलिंग देना है उस पेशेंट को, क्योंकि कई पेशेंट शुगर का नाम सुनते भी, स्पेशली अगर हम विलेज एरिया में देखें और आप उनको कोई आगे से डिजीज़ कंडीशन का नाम बताते हो शुगर पेशेंट, तो कई लोग इंसिडेंट्स देखे होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो वैसे पेशेंट को काउंसलिंग भी दी जाती है। होम विजिट एक्टिविटीज़, होम विजिट में हम क्या करते हैं, टेस्ट वगैरह, हिस्ट्री लेना, उनको जितनी चीज़ें आपने की वो सारी होम विजिट एक्टिविटीज़ में आ जाती है कम्युनिटी एरिया के लिए। प्रिवेंशन में हमने 4 कैटेगरी डिवाइड कर दी है, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्रीमोडियल में आपने क्या करना है, पेशेंट जो जंक फूड ले रहा है, फैट ले रहा है, शुगर ले रहा है, उन सभी को कम करना है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा तो उसे प्रोमोट करना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल्स के बारे में बताना है। प्राइमरी में अब उसको रिस्क फैक्टर्स आ गए हैं, वो ओबीज हो चुका है तो उसके वेट कंट्रोल करवाएंगे, वो स्मोकिंग कर रहा है, ये सारे रिस्क फैक्टर है, उन पे वर्क करना है। सेकेंडरी में अब आप उसको डायबिटीज़ हो चुका है, आप जल्दी से अर्ली डायग्नोज करोगे और क्विकली ट्रीटमेंट करके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। टर्सरी में पेशेंट को नॉर्मल सिचुएशन है उसमें वापस ले जाने की कोशिश करेंगे, और अगर उसको फूड अल्सर हुआ है तो उसको ठीक करेंगे, अगर वो बहुत काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा था डायबिटीज़ मेलाइटस, बहुत शॉर्टली मैंने ख़त्म कर दिया, मैं खुद से नोट्स बनाती हूँ। और प्लीज़ एटलीस्ट जो लोग इस वीडियो से पढ़ते हैं वो कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो हमने डेफिनेशन देखा, टाइप्स देखे, टाइप्स के बाद हमने एपिडेमियोलॉजी देखी, उसके बाद हमने रिस्क फैक्टर की बात की, फिर साइन एंड सिम्टम्स एंड देन डायग्नोसिस, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट और रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स एंड प्रिवेंशन। ऐसे ही जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसमें आपको यही पॉइंट्स लिखना है और इसी के अकॉर्डिंग पेपर अटैम्प्ट करोगे तो अच्छा जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग मैंने इससे बताया, बाकी अगर किसी को बेस्ट टेक्निक और पता होगा तो वो कमेंट में मुझे भी एडवाइस दे सकते हैं।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू।